लिखो, हेडिंग डालो ज्वार भाटा। सेकंड ग्रेड एसएसटी और फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर आरपीएससी फेवरेट क्वेश्चन है ज्वार भाटा, और उसमें टाइम कैलकुलेट करना हो जनरली है वो आता है। देख लिया, बताओ जरा ज्वार भाटा होता क्या है? एमए कर रखी है ज्योग्राफी से, तो ज्वार भाटा तो नाम तो सुना हुआ है ना? क्या होता है बताओ? किस समुद्री समुद्री लहरें, लहरें या तरंगे? तरंगे कंफर्म है? ठीक है, समुद्री तरंगे हैं वो ऊपर उठे या पानी ऊपर उठे तो वो ज्वार, और नीचे बैठे तो भाटा। बिल्कुल सही है शहबाज। और कोई? हाँ, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से सागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। अच्छा, ऊपर उठना ज्वार है या नीचे गिरना? ऊपर उठना, और नीचे गिरना भाटा है। यही है, चैप्टर कंप्लीट। ठीक है। अच्छा, जब ऊपर उठेगा तो किस तरह से ऊपर उठता होगा? जैसे अगर मान लो ये तट है, भारत का पूर्वी तट है ना, और ये कोई है वो समुद्र का तल मान लिया, तो जैसे पानी पहली बार ऊपर उठा, ऊपर उठा, पहली बार ऊपर उठा होगा, उठने के बाद में क्या लगातार ऊपर उठकर ही चलता है, या फिर इस तरह से तरंगों के रूप में है वो चलता है? तरंगों के रूप में चलता है, ऐसा सभी मानते हैं, है ना? ठीक है, जहां पर भी आपकी असहमति हो वहां पर मेरे को बता देना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सहमति हो और मेरी असहमति हो जाए, क्योंकि मैं बदल सकता हूं फिर बाद में अपना स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहले मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद में। अब मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। तो इसका मतलब सबसे पहले है वो पानी ऊपर उठेगा, और ऊपर उठने के बाद में जो तरंग उत्पन्न हुई वो तरंग आगे जाएगी। कभी भी तालाब में या फिर है वो जैसे कोई भी जगह जहां पर पानी इकट्ठा हो, वहां पर बड़े इलाके में अगर थोड़ा बहुत भी बड़ा इलाका है उसमें पत्थर फेंक के देखना, जहां पर पत्थर फेंका था वहां पर पानी थोड़ा सा एक बार नीचे दबेगा, नीचे दबने के बाद में तरंग उत्पन्न होगी, और उसके बाद में वो तरंग धीरे धीरे आगे जाएगी। ठीक है, अब की बार ये करके है वो जरूर देखना। तो ज्वार के समय होगा क्या? ज्वार के समय पहले, सबसे पहली बार जब पानी ऊपर उठा उसको कहते हैं ज्वारीय बल्ज। क्या कहते हैं? ज्वारीय बल्ज कहते हैं। बल्ज जो शब्द है, ये बल्ज शब्द है, ये अपने है वो काम में लेते हैं, बहुत अच्छा। जैसे कई बार है वो बॉल से खेलते वक्त है वो लग गई, यहां पर माथे पे लग गई, तो माथे पर यहां पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो क्या बोलते हैं? उसको अंग्रेजी में बल्ज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बल्ज। फूल के हो जाता ना ऊपर, ठीक है, तो वो ज्वारीय बल्ज हो गया। अब समझ में आ गया बल्ज, है ना? पहली बार जब पानी ऊपर उठेगा तब उसे कहेंगे ज्वारीय बल्ज। अब ये ज्वारीय बल्ज उत्पन्न होने के बाद में पानी का तट की ओर आगे बढ़ना ये कहलाता है ज्वार। सबसे पहले ये बल्ज उठा क्यों? दो वजह से। एक तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, किसका? चंद्रमा का। और दूसरा किसका? सूर्य का। तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसकी वजह से सागरीय जल का ऊपर की ओर खींचना, ऊपर खींचा पानी, इसको कहते हैं ज्वारीय बल्ज। और उसके बाद में इस पानी का तट की ओर आगे बढ़ना, ये धीरे धीरे है वो तट की ओर आगे बढ़ रहा है, इसको कहते हैं, तट की ओर आगे बढ़ने को कहते हैं ज्वार। अब इस ज्वारीय बल्ज के समय जो पानी का तल बना, इस पानी के तल को कहते हैं उच्च ज्वार। क्या कहते हैं? उच्च ज्वार। हाई टाइड है वो कहेंगे। क्या कहेंगे? हाई टाइड है वो कहेंगे, उच्च ज्वार कहेंगे। ये बात समझ में आ रही होगी, है ना? यहां तक क्लियर है क्या?
जहां पर नहीं समझ में आए वहीं पर हैंड रेज करके मेरे से पूछ लेना, है ना। ये एक एक चीज इसमें आपस में जुड़ी हुई रहेगी। बाद में लास्ट में अगर पूछोगे ना शुरुआत वाला, तो मैं है वो हूँ, फिर उसके बाद में आपसे पूछूंगा सारी की सारी चीज। नहीं समझ में आए बेझिझक उसी इसमें हैंड रेज करके मेरे से पूछ लेना कि ये कैसे हुआ। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे के वैसे आपको सोचना है, ठीक है। तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पानी सबसे पहले ऊपर उठा। ऊपर उठने को कहते हैं ज्वारीय बल्ज। ऊपर उठने के बाद में ये पानी है वो तट की ओर आगे बढ़ा, उसको कहते हैं जवार। इस जवार के समय जो ऊंचा जल तल बना उसे कहते हैं उच्च जवार, हाई टाइड है वो कहते हैं। जब इसके बाद में ये तट से टकराएगा और जब भाटा आएगा तो यही पानी पीछे समुद्र की ओर लौटेगा और उस समय पानी का तल नीचे आ जाएगा। जब पानी का तल है वो नीचे आ जाएगा, मान लिया कि पानी का तल आ गया यहां तक का, इसे कहते हैं निम्न जवार। क्या कहते हैं? निम्न जवार, या इसी को कहते हैं लो टाइड। क्या कहते हैं? लो टाइड, या इसी को अपन कह देते हैं भाटा। क्या कह देते हैं? भाटा, ठीक है। तो अपन ने हवो 3-4 नाम सीखे, मैं वापस बता रहा हूं। जब जवार है, जवारीय बल्ज की वजह से पानी तट की ओर बढ़े तो वो हो गया जवार। उस जवार के समय जो ऊंचा जल थल था उसको कह दिया उच्च जवार, हाई टाइड। और जब ये पानी वापस सागर की ओर लौटा, पीछे हटा और सागर की ओर लौटा, उस समय जल का तल नीचे चला गया, उसको कहते हैं निम्न जवार, लो टाइड। इसी को कह देते हैं भाटा। ये बात समझ आ गई? अब बड़े ध्यान से सुनना। उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में, गुड़िया इधर, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का जो तल होता है, बीच का तल, उसे कहते हैं औसत सागर तल। उसे क्या कहते हैं? औसत सागर तल, मीन सी लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन सी लेवल या औसत सागर तल, ठीक है। तो इसका मतलब समुद्र का पानी 24 घंटे में फिक्स नहीं रहता कि एक ही तल पर रहेगा। जवार आएगा उसमें पानी का तल ऊपर उठेगा, भाटे के समय पानी का तल नीचे जाएगा। इन दोनों के बीच का जो लेवल होता है उसको कहते हैं औसत सागर तल। ये औसत सागर तल है, इससे किसी जगह की ऊंचाई और किसी जगह की गहराई देखी जाती है, इसको 0 मीटर मानते हैं। भारत में ये जो औसत सागर तल है ये लिया जाता है चेन्नई से। कहां से लेते हैं? चेन्नई से। तो चेन्नई में जो औसत सागर तल है इसको अपन है वो 0 मीटर मानकर भारत में ऊंचाई देखते हैं। ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, यस, हाँ। पानी जब पीछे लौटेगा उस समय भाटा होगा। प्रैक्टिकली है वो जनरली अगर किसी जगह पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार आ रहा है तो एक ज्वार आने के लगभग 6 घंटे बाद में भाटा आता है। तो ज्वार के समय क्या होगा? पानी का तल है वो समुद्र से है वो तट की तरफ आगे बढ़ेगा। मतलब हाँ, तरंग है वो ऐसे नहीं चलेगी, पानी का तल है वो ऊपर नीचे होगा, लेकिन जैसे जैसे तट के पास आएगा तो उसके बाद में उसकी ऊंचाई बढ़ने लग जाएगी तट के पास में जाकर, ठीक है। वो अपन है वो करेंगे बात, मेन है वो ये है, सुनामी में अपन है बात की हुई है उसके बारे में, जब सुनामी वाला चैप्टर वापस आएगा तो उसमें है वो पढ़ना। तो पानी का तल ऊपर उठा, ऊपर उठकर है वो तरंग उत्पन्न हुई, तो पानी है वो इस तरह से है वो पानी की गति ज्यादा नहीं है, पानी अपनी ही जगह पर ऊपर और नीचे गति है वो ज्यादा कर रहा है, ठीक है। तट के पास में जाकर, तट है उसके पास में जाएगा तो पानी की गहराई कम हो जाएगी, तब नीचे के से है वो जमीन से टकराकर पानी का तल ऊपर उठने लग जाता है, तो तट के पास में जाकर इसका प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। तट से जब तक दूर है तब तक इसका प्रभाव कम रहता है। क्यों? क्योंकि तट के पास में जाएंगे तो पानी की गहराई धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसे इसी को ऐसे देख सकते हो, जैसे अगर मान लो ये तट है, ये तट है, अब ये खुला सागर है और यहां पर ये है वो समुद्र की तली है और इसकी जो गहराई है ये 4 किलोमीटर के आसपास, 3800 मीटर। जब तक ये लहर यहां पर चल रही थी तब तक कोई दिक्कत नहीं है, जब तट के पास आएगी तो ये पानी नीचे से रगड़ खाएगा, रगड़ खाएगा उतना ज्यादा ऊंचा ऊपर उठता जाएगा, ठीक है। तट के पास में पहुंचेंगे तो जो लहर की लंबाई थी वो हो जाएगी कम और ऊंचाई हो जाएगी ज्यादा।
ठीक है, तो ये तट के पास में पहुंचेगा तब असर होगा, खुले सागर में इसका असर कम होगा, न के बराबर दिखेगा। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो एक शब्द अपन ने किया ज्वार और एक अपन ने किया भाटा। ठीक है, अब बड़े ही ध्यान से इस चीज को हो समझना है। मेरे को ये बताओ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर? पृथ्वी, ऐसा कौन कौन मानते हैं? इसमें भरोसा नहीं है, ये तो भरोसा रखो। ठीक है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर या पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, है ना, इसी तरह से चक्कर काटते हैं। ठीक है, चंद्रमा को थोड़ा सा छोटा बना देते हैं अपन। ये पृथ्वी है, ध्यान रखना। ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, ये मून हो गया चंद्रमा, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सही है? बता देना मेरे को, सही है? ठीक है, मैं इनके नंबर दे देता हूं। 1 नंबर कंडीशन है, 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है ना। अमावस्या कब होगी? 4 नंबर में या 2 नंबर में या 1 में या 3 में? 4 नंबर में अमावस्या कौन कौन मानता है 4 नंबर में? देखो, बाकी पंगे लेना नहीं चाह रहे, है ना। देखो जरा, एक चीज बताओ मेरे को, अगर यहां पर है वो ये सूर्य है, तो प्रकाश किसका होगा? सूर्य का। अगर सूर्य का प्रकाश होगा तो जो हिस्सा सूर्य के सामने होगा वहां पर तो है वो प्रकाश पड़ेगा, और जो हिस्सा पीछे की तरफ होगा वहां पर प्रकाश नहीं पड़ेगा। चंद्रमा का ये हिस्सा, आधा हिस्सा है, ये हिस्सा है, यहां पर इधर है वो लाइट रहेगी क्या? नहीं रहेगी, लाइट तो इधर पड़ेगी जो सूर्य की तरफ है। ठीक है, अगर इधर लाइट रहेगी तो ये मान के चलें कि है वो, जैसे ये वाला हिस्सा है, तो इधर है वो अंधेरा रहेगा, इधर क्या रहेगा? अंधेरा। अच्छा, अपन पृथ्वी पर हैं, अपन पृथ्वी पर हैं, तो चंद्रमा को देखेंगे तो अपने को है वो अंधेरे वाला हिस्सा दिखेगा या प्रकाश वाला? तो ये हो गई अमावस्या, ये हो गई अमावस्या। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसी चीज को अगर इधर अपन देखें कि यहां पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो सूर्य का प्रकाश है, यहां पर तो हो जाएगा अंधेरा और सामने हो जाएगी लाइट, है ना। अगर लाइट हो जाएगी तो इसका मतलब ये हिस्सा अपने को पूरा दिखाई देगा, तो ये होगी पूर्णमासी। ये क्या हो जाएगी? पूर्णमासी हो जाएगी। इसका मतलब इधर अपने को अगर लाइट दिखाई दे तो इसका मतलब ये तो हो गई पूर्णमासी, ये पूरी की पूरी लाइट दिखाई देगी अपने को, तो अपने को लगेगा कि आज चांद है वो पूरा दिख रहा है। और ये ध्यान रखना, चांद की कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आती, केवल 59% हिस्सा ही दिखाई देता है, और फर्स्ट डिवीजन आती है 60% में, है ना। तो ये ध्यान रखना, चांद के कभी भी फर्स्ट डिवीजन नहीं आती है। अब याद रह जाएगा आप लोगों के। तो अब देखो जरा, यहां पर ये हिस्सा है, इधर अंधेरा रहेगा, पीछे की तरफ तो अंधेरा रहेगा और आगे की तरफ रोशनी रहेगी। लेकिन पृथ्वी से अगर देखेंगे तो अपने को यहां पर चांद पूरा दिखाई देगा क्या? या जो हिस्सा अपनी पृथ्वी की तरफ है वो केवल अपने को प्रकाश में दिखाई देगा? जो हिस्सा पृथ्वी की तरफ है वही तो प्रकाश में दिखाई देगा। तो आधे में अंधेरा दिखेगा और आधे में प्रकाश दिखेगा। इधर पूरा का पूरा अंधेरा दिखेगा और इधर पूरा का पूरा प्रकाश दिखेगा। इधर और देख लेते हैं, यहां पर भी जो हिस्सा सूर्य के सामने होगा उधर ही लाइट रहेगी, पीछे की तरफ है वो अंधेरा रहेगा, ये है वो अंधेरा रहेगा। तो अपने को जो दिखेगा वो कौन सा दिखेगा? वो दिखेगा ये वाला हिस्सा। यानी अपने को पृथ्वी से अगर देखेंगे तो लाइट आधे में ही है वो दिखाई देगी, आधे में अंधेरा दिखाई देगा। ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। ये यहां तक क्लियर है क्या? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब मैं यहां पर है वो नाम लिख सकता हूं कि ये अमावस्या है, अमावस्या लिख दूं ना? ठीक है, यहां पर ये कंडीशन अमावस्या। ठीक है, अच्छा पूर्णमासी कौन सी लिखूं? 2 नंबर पर ये है, ये पूर्णमासी है। ठीक है,
फुल मून है, पूर्णमासी को कहते हैं फुल मून, और ये हो गया न्यू मून, नया चांद हो गया। ठीक है, अब अमावस्या है, इसके बाद में है कौन सा पक्ष शुरू होता है? शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष? शुक्ल पक्ष, ये कंफर्म है? ठीक है, ठीक है। ये शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी? सप्तमी या अष्टमी, बीच का कंडीशन होगी ना। ये आधा चक्कर काटेगा तब पूर्णमासी आएगी, तो इसका मतलब इधर है, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ये पूरा चक्कर काट के आ रहा है, इस चक्कर का चौथाई हिस्सा ये वाला, तो ये एक क्वार्टर हो गया ना। अंग्रेजी में कहते हैं क्वार्टर, 4 हिस्से में क्या है ये। दोबारा अपन धरती पर हैं तो अपने को चांद का वो हिस्सा दिखाई देगा, जैसे यहां पर है तो ये पूरा का पूरा अंधेरा दिखेगा ना, क्योंकि लाइट तो इधर पड़ेगी ना, पीछे की तरफ, इधर की तरफ लाइट पड़ेगी क्या? नहीं, तो ये तो अमावस्या हो गया। इधर रोशनी पड़ेगी चंद्रमा पर, ठीक है, इधर, और अपन इधर से देखेंगे पृथ्वी पर, भाई अपन पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकते ना, तो पृथ्वी पर देखेंगे तो यहां से अपने को पूरा का पूरा चांद दिखेगा, तो ये होगी पूर्णमासी। और चक्कर काट रहा है ऐसे, इस तरह से चक्कर काट रहा है, तो ये समझ लो कि ये इस तरह से है, वो चक्कर काट रहा है, आपको और ध्यान हो जाएगा। ये कल्चर में आपने पढ़ा हुआ है कि अमावस्या के बाद में कौन सा पक्ष शुरू होगा? शुक्ल पक्ष। तो ये लगभग 14 दिन तो है वो चलेगा शुक्ल पक्ष, और 14 दिन है वो चलेगा कृष्ण पक्ष, इसी तरह से होता है। ठीक है, 27 दिन 7 घंटे में पूरा चक्कर काट लेता है, मोटा मोटा 28 दिन में चक्कर काट लेता है। तो 28 दिन में चक्कर काट लेगा, तो बीच की कंडीशन, ये पूरा चक्कर काटा, इसका 1/4 हिस्सा यहां से यहां, 1/4 हिस्सा यहां से यहां, 1/4 हिस्सा यहां से यहां, और 1/4 यहां से यहां। ये बात समझ में आ गई? पूरे चक्कर को अपन ने कितने हिस्सों में बांट दिया? 4। ये पहला चतुर्थांश है, चौथा हिस्सा है, चतुर्थ हिस्सा, अंश है, चतुर्थांश, क्वार्टर है ये। ठीक है, ये सेकंड क्वार्टर हो गया, ये थर्ड क्वार्टर हो गया, और ये लास्ट क्वार्टर हो गया। बात समझ आ गई? पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और अंतिम चतुर्थांश, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मैं किसी को भी खड़ा करके बीच में पूछ लूंगा, या तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आपने नहीं पूछा, समझाने के बाद मैं खड़ा करके पूछूंगा, मैं साफ बता रहा हूं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? कंफर्म है? ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 4,07,000 किलोमीटर। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 4,07,000, अपन 4 लाख पकड़ते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी? 15.20, अधिकतम कितनी है? 15.20 करोड़ किलोमीटर। ये 15 करोड़ किलोमीटर और ये 4 लाख किलोमीटर, तो ज्यादा पास में कौन सा है? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए गुरुत्वाकर्षण बल किसका ज्यादा, सूर्य का या चंद्रमा का? सूर्य है, सूर्य है। इस सूर्य के चारों ओर सारे के सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, अपनी पृथ्वी भी लगाती है। ठीक है, 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और पृथ्वी के चारों ओर है वो उपग्रह चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो सूर्य सारे ग्रहों को अपने चारों ओर चक्कर कटवा रहा है, और पृथ्वी सिर्फ अपने चंद्रमा को चक्कर कटवा रही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसका ज्यादा? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। सौर मंडल में जितना गुरुत्वाकर्षण बल है ज्यादातर इसके पास है, सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का। तो अगर आपसे पूछा जाए, सिंपल पूछा जाए कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है चंद्रमा का? सूर्य का ज्यादा, बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि ये पूरा बोर्ड सूर्य है तो ये चंद्रमा है। ठीक है, अब हिसाब लगाओ कि गुरुत्वाकर्षण बल किसका ज्यादा, समझ में आ गया होगा? किसका ज्यादा? सूर्य का। लेकिन पृथ्वी पर जो बल लगेगा वो बल चंद्रमा का है, जो ज्वार उत्पादक बल लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल किसका ज्यादा? चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा सूर्य की तुलना में पृथ्वी के बहुत करीब है, बहुत करीब है। ठीक है, 1.25 सेकंड में चंद्रमा से प्रकाश धरती पर आ जाता है, और 8 मिनट 20 सेकंड लग जाते हैं सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में। तो ये बहुत पास में है, 4 लाख किलोमीटर, और ये 15 करोड़ किलोमीटर। अब समझ में आ गया होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल है तो ज्यादा सूर्य का, लेकिन पृथ्वी पर
जो लगता है वो चंद्रमा का ज्यादा लगता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के पास में है। ये बात समझ में आ गई? कितना ज्यादा लगता है? तो सूर्य की तुलना में 2.17 गुना ज्यादा लगता है। 2.17 गुना। ऐसे भी कह सकते हैं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर सूर्य की तुलना में दुगने से भी ज्यादा लगता है। किससे ज्यादा? दुगने से भी ज्यादा। ये बात समझ आ रही है? तो अगर आपसे पूछें ज्वार भाटे में ज्वार जो आता है, ज्वार भाटा आता है, उसमें मेन योगदान चंद्रमा का या सूर्य का? चंद्रमा का। यानी अगर चंद्रमा नहीं हो तो पृथ्वी पर ज्वार न के बराबर उत्पन्न होगा, कह सकते हैं अपन, क्योंकि ज्यादातर योगदान किसका? चंद्रमा का। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है। पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर स्थल भी पाया जाता है और जल भी पाया जाता है। स्थल भाग भी है, ठीक है, महाद्वीप भी है, और जल भाग यानी महासागर भी है, ठीक है। चंद्रमा है, चंद्रमा के जो हिस्सा पृथ्वी का, यानी पृथ्वी पर वो जगह जो चंद्रमा के सामने होती है, उस जगह को कहा जाता है जेनिथ। क्या कहते हैं? जेनिथ। तो इस जगह को क्या कह देंगे? जेनिथ कह देंगे, ठीक है। और जो जगह इस जेनिथ के ठीक पीछे हो उसे कहते हैं नादिर। क्या कहते हैं? नादिर। ये बात समझ में आ रही होगी। तो वो जगह, पृथ्वी पर वह स्थान जो चंद्रमा के सम्मुख होता है, सामने होता है, फ्रंट में होता है, उस जगह को जेनिथ। और जो जगह जेनिथ के ठीक पीछे की तरफ है वो जगह नादिर। ऐसे समझ लो जैसे अगर ये जगह है चंद्रमा के सामने है तो इसके ठीक पीछे वाली जगह नादिर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो एक जगह होगी जेनिथ और एक जगह हो गई नादिर। और नादिर के ठीक पीछे जगह और जेनिथ के ठीक पीछे नादिर। अब समझ में आ गया? ठीक है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल लगने की वजह से पानी का खिंचाव चंद्रमा की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा? चंद्रमा की तरफ होगा। और चंद्रमा की तरफ अगर पानी का खिंचाव होगा तो ये पानी चंद्रमा की तरफ जो खिंचा है यहां पर आ जाएगा ज्वार। क्या जाएगा? ज्वार। चंद्रमा के सामने के हिस्से की तरफ आया, इसलिए इसे कहते हैं प्रत्यक्ष ज्वार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्यक्ष ज्वार किस जगह पर आएगा? जेनिथ पर आएगा। तो जेनिथ पर आने वाले ज्वार को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष ज्वार। डायरेक्ट टाइड हो गया ये। प्रत्यक्ष ज्वार है वो किसकी वजह से आया? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आया। क्लियर है? यहां तक ये बात समझ में आ गई? तो जेनिथ पर जो भी ज्वार आएगा वो ज्वार आएगा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब इसकी प्रतिक्रिया में नादिर पर भी ज्वार आएगा। अपन ने बाठा फेंका तालाब में, तो तालाब में बाठा गया तो जल के तल को नीचे दबाने की कोशिश की पत्थर ने। जैसे ही तल दबा पानी ऊपर उछला। उछलता ना, अपन जोर से पानी फेंकते हैं तो पानी ऊपर उछलता है। पत्थर ने पानी को दबाने की कोशिश की और उसकी प्रतिक्रिया में पानी ऊपर उठ गया। ठीक है। तो जैसे अगर है अपन गुब्बारा लें और गुब्बारे को हवो पकड़ के एक साइड से खींचें तो दूसरी साइड में प्रतिक्रिया स्वरूप लंबा होगा गुब्बारा। अपन जैसे अगर है वो कोई टेबल है उसको घुमाएं, ठीक है, घुमाएं तो है वो उस पर अगर मान लो लट्टू चलाएं और उस पर पानी डालें तो वो पानी बाहर की तरफ है वो जाएगा। केंद्र की तरफ अगर जाए तो वो तो गुरुत्वाकर्षण बल, और केंद्र से बाहर की तरफ काम करे उसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। दो बल होते हैं ना, एक तो अपकेंद्रीय और एक अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय बल, इसी को अपन कह देते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, एक गुरुत्व बल और होता है, वो क्या होता है? इसमें कुछ अंतर है क्या? गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कुछ अंतर है या दोनों एक ही हैं? बताओ, एक ही हैं या अलग अलग हैं? एक ही हैं। एक कौन कौन मानता है एक ही हैं? एक ही हैं। और अलग अलग? और बाकी कि एक हो अलग हो, हमें क्या मतलब? पढ़े रहेंगे अपने आप। अगर गुरुत्वाकर्षण बल है
इस गुरुत्वाकर्षण बल कोई दो पिंडों के बीच में लगेगा। कोई भी ब्रह्मांड में दो पिंड पाए जाते हैं, उनके बीच में जो बल लगता है वो बल गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर उन दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो तब उसको कह देते हैं गुरुत्व बल। तब उसको क्या कह देते हैं? गुरुत्व बल। इतना अंतर है। यानी कोई भी दो पिंड हैं, उनके बीच में जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। उनमें से एक पिंड अगर पृथ्वी तो उसको क्या कह देंगे? गुरुत्व बल। ठीक है। तो अपकेंद्रीय बल है, उस अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल है, उसी को क्या कह देते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। और किस तरफ लगता है? केंद्र की तरफ। किस तरफ? केंद्र की ओर है वो लगेगा। जैसे अगर कोई अपने को ऊपर उछाल दे आकाश में, अपन वापस धरती की तरफ आ जाएंगे, तो धरती ने अपनी तरफ खींचा, किस बल से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। लेकिन अगर किसी जगह पर अपन हैं और बाहर की तरफ जाएं तब उसे कहेंगे अपकेंद्रीय। क्या कहेंगे? अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल है ये केंद्र से बाहर की ओर लगता है। किससे? केंद्र से बाहर की ओर। एक दूसरे के अपोजिट है, बाहर की ओर। कौन सा? अपकेंद्रीय। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है? कोई भी दो पिंड हैं, कोई भी दो पिंड, एक पर चंद्रमा और एक पृथ्वी। तो न्यूटन ने यह कहा कि कोई भी दो ब्रह्मांड में जो पिंड पाए जाएंगे उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपातिक, दोनों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होगा। ये गुरुत्वाकर्षण बल है। दोनों में जितना द्रव्यमान है उतना ज्यादा लगेगा, दोनों के बीच जितनी दूरी बढ़ेगी उतना कम लगेगा। तो अगर दूरी है कम तो ज्यादा बल लगेगा, और दूरी बढ़ गई तो बल कम लगेगा। अब इसका मान अलग अलग के लिए हो सकता है। जैसे आप दोनों के बीच में बल लग रहा है, लेकिन दोनों का वजन पृथ्वी और चंद्रमा से तुलना करें तो बहुत कम है, पृथ्वी के वजन से तो बहुत कम है। इसी वजह से आपको एहसास नहीं होता। अगर गुरुत्वाकर्षण बल है, ये दो कोई भी पिंड हो सकते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी, इन दो में से अगर एक पृथ्वी हो तब उसी को गुरुत्वाकर्षण को ही क्या कह देते हैं? गुरुत्व बल। पृथ्वी ना हो तो गुरुत्वाकर्षण कह देंगे। अगर एक पृथ्वी है तब क्या कह देंगे? गुरुत्व। यानी गुरुत्वाकर्षण बल को ही क्या कह रहे हैं? गुरुत्व बल। कब? जब उन दो में से एक पिंड कौन सा हो? पृथ्वी। अगर यही अपन है वो जैसे बात करें मार्स, मंगल ग्रह की और सूर्य की, तब तो अपन क्या कह देंगे? गुरुत्वाकर्षण। अगर अपन बात करें चंद्रमा और पृथ्वी की तब क्या कह देंगे? क्लियर है? ठीक है। तो यानी गुरुत्वाकर्षण बल है उसी को क्या कह दिया? गुरुत्व बल। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? अपनी ओर खींचने का काम करेगा। अपकेंद्रीय बल अपने से बाहर की तरफ फेंकने का काम करेगा। केंद्र से बाहर की ओर लगे अपकेंद्रीय, केंद्र की ओर लगे अभिकेंद्रीय। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जेनिथ पर जो ज्वार आया वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, जबकि नादिर पर जो ज्वार आएगा, बड़ी ध्यान से सुनना, नादिर पर जो ज्वार आएगा वो इस चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की प्रतिक्रिया, रिएक्शन के रूप में उत्पन्न होने वाले अपकेंद्रीय बल की वजह से आएगा। तो नादिर पर भी ज्वार आएगा। कहां पर आएगा? नादिर पर। इस ज्वार को कहेंगे अप्रत्यक्ष ज्वार। क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष ज्वार। अच्छा, अगर पूछा जाए अप्रत्यक्ष ज्वार है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से आया या अपकेंद्रीय बल की वजह से? अपकेंद्रीय बल की वजह से। ये दो बातें समझ में आ गई क्या? तो प्रत्यक्ष ज्वार कौन सा होता है? जो जेनिथ पर आए। बहुत बढ़िया, शाबाश। और अप्रत्यक्ष ज्वार नादिर पर आए। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये कोई जगह है और ये चंद्रमा के है वो सामने है, तो यहां पर प्रत्यक्ष ज्वार आएगा या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। बहुत बढ़िया। और इसके ठीक पीछे? अच्छा, जेनिथ पर जो ज्वार आया प्रत्यक्ष ज्वार, वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से आया या अपकेंद्रीय बल की वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल किसका? चंद्रमा का। अच्छा, नादिर पर जो ज्वार आया वो किसकी वजह से? और अपकेंद्रीय बल किसका? पृथ्वी का। किसका? पृथ्वी का। तो इसका मतलब दो बल हो गए, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ये बात समझ में आ गई।
दोनों तरफ से अगर आपने गुब्बारे को पकड़ के खींचा तो बीच में से है ये गुब्बारा दबेगा, पानी इधर खींच गया तो बीच वाला पानी यहां पर कम हो जाएगा, पानी का तल नीचे होगा, इधर पानी का तल नीचे होगा, इधर भी पानी का तल नीचे होगा, इसे कह देंगे भाठा। ये बात समझ आई? क्लियर है यहां तक? वापस बताऊं? ठीक है, तो इसका मतलब दो जगह एक साथ है वो ज्वार आता है, एक जगह प्रत्यक्ष आता है और एक जगह अप्रत्यक्ष आता है। ये बात समझ आ रही है क्या, या वापस बताना है? क्लियर है? बाठा बताऊं, जैसे अगर मान लो गुब्बारा है, हवा से बराबर पकड़ के खींचोगे तो मोटाई उसकी कम हो जाएगी ना, पानी इधर चला गया और इधर चला गया तो बीच में यहां पर है वो महासागरों में पानी है वो नीचे दबेगा, नीचे दबेगा, उसी को क्या कह देते हैं? भाठा। ठीक है, तो भाठा है वो दो जगह आया और ज्वार भी दो जगह आया। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक है वो क्लियर हो गया होगा। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ू। हाँ, आपको अमावस्या का दिमाग ही नहीं लगाना, अभी सिर्फ इतना सोचना है जो हिस्सा चंद्रमा के सामने, ठीक है, वो जेनिथ, और जो चंद्रमा के ठीक पीछे जेनिथ के वो कौन सा? नादिर। ठीक है, इसीलिए तो पूर्व ज्ञान दिक्कत देता ना। ठीक है, अपना पहले पढ़ा हो तो मैंने क्या कहा था, आप में से शुरुआत में जो शुरुआत में आए थे और जिनको हो कुछ नहीं आता था, ठीक है, उन्होंने भयंकर तरीके से सीखा है। और आप देख लो अगर ऐसा नहीं है तो जो कोरे कागज थे ना, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से सीखा। हाँ, पृथ्वी का जेनिथ पर भी लगेगा लेकिन उसकी तुलना में ज्यादा कौन सा लगेगा? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहां पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज्यादा हो गया कंपेरेटिवली, यहां पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम लगा होगा तो अपकेंद्रीय बल यहां पर ज्यादा हो गया। ठीक है, तो दो जगह एक साथ पृथ्वी पर ज्वार आता है, एक जेनिथ पर और एक नादिर पर। जेनिथ पर आएगा किसकी वजह से? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, और नादिर पर आएगा अपकेंद्रीय बल, और अपकेंद्रीय बल किसका? पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की वजह से। ये बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर चक्कर काटती है, चक्कर काटती है कितने घंटे में? 24 घंटे में। और चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर काटता है? पृथ्वी के। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि एक अगर जेनिथ पर, ये जेनिथ है, यहां पर ज्वार आया सुबह 6 बजे, सुबह कितने बजे? 6 बजे। तो अगला प्रत्यक्ष ज्वार, अगला प्रत्यक्ष ज्वार, प्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा जेनिथ पर? जब ये धरती पूरा चक्कर काटकर वापस यहां पर आ जाए तभी आएगा, क्योंकि जब ये हिस्सा पीछे जाएगा तब तो यहां पर आएगा अप्रत्यक्ष, लेकिन जब चक्कर काटकर वापस आ जाए तब होएगा प्रत्यक्ष। ठीक है, तो देखना जरा कैसी स्थिति है वो रहेगी। यहां पर ये है, ये ज्वार आया और मान लिया ये है वो जेनिथ था। ठीक है, ये जेनिथ है और यहां पर है वो ज्वार आया इस तरह से। ठीक है, ये जगह है जेनिथ वाली। जब ये जगह वापस चक्कर काटकर आएगी यहां पर 24 घंटे में, तब तक चंद्रमा थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, तब तक चंद्रमा क्या करेगा? थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। अभी ठीक इसके सामने है इसलिए ज्वार आया, लेकिन इस जगह को चंद्रमा के ठीक सामने आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहां से यहां तक जाने में टाइम लगेगा। ये बात समझ आ रही है क्या? देखो जरा, अगर यहां पर है वो जेनिथ पर ज्वार आया, आपसे पूछ रहे अगला प्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा, तो अपन कहेंगे जब ये जगह वापस चंद्रमा के सामने आएगी। सामने कब आएगी? 24 घंटे में घूमकर धरती वापस वहीं पर आ जाती है, लेकिन तब तक चंद्रमा है वो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। इस जगह को चंद्रमा के सामने आने में, अब चंद्रमा यहां पर चला गया तो इस जगह तक आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो टाइम 52 मिनट का लगता है। कितने मिनट का? 52 मिनट का। तो इसका मतलब अगला जो प्रत्यक्ष ज्वार आएगा वो 6 बजकर कितने बजे आएगा? 52 मिनट पर। अगर ये बात समझ में आ गई तो मेरे को बताओ, ये आ गई? ठीक है, वापस बता देता हूं। ये जो जगह है जेनिथ वाली जगह है, यहां पर अभी ज्वार आया, चंद्रमा के सामने होगा तो ज्वार आएगा। ये जगह वापस अगर है वो चंद्रमा के सामने घूमकर आएगी तो 24 घंटे में धरती वापस अपनी जगह आ जाएगी।
तब तक चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटते काटते थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो इस जगह को वापस चंद्रमा के सामने आने में थोड़ी सी धरती और घूमे तब जाकर इसके सामने आएगी ये जगह। तो उसको पार करने में कितने मिनट लगेंगे? 52 मिनट। तो पहले ज्वार आया था प्रत्यक्ष ज्वार 6 बजे और अगला प्रत्यक्ष ज्वार आया 6:52 पर। ये बात समझ में आई क्या? क्लियर है? कौन सा ज्वार बताया है? प्रत्यक्ष ज्वार। ठीक है, ठीक है। अब सेम चीज है वो अगर अपन नादिर के लिए करके देखें, अप्रत्यक्ष ज्वार। नादिर पर कौन सा ज्वार आता है? अप्रत्यक्ष ज्वार। इसकी बेटा रिकॉर्डिंग मिलेगी, मिटाऊंगा एक भी नहीं, ठीक है, ये आपके पास ही रहेगा। ये समझाई इसलिए रहा हूं कि आपके पास रहे, तो उसमें दिमाग नहीं लगाना फोटो खींचने में। ये खूब टाइम दूंगा फोटो खींचने के लिए, 5-5 बार खींचा करो एक पेज की, पहले समझ लो, खींचनी नहीं पड़े। ठीक है, अब एक बार नादिर के लिए सोच के देखो। नादिर जगह है, इस नादिर पर अप्रत्यक्ष ज्वार आया क्योंकि चंद्रमा उधर बैठा है। ये चंद्रमा तो अपन ने पूरे चक्कर बना दिए, लेकिन अपन मान के चले चंद्रमा की अमावस्या वाली कंडीशन ही है, इधर ही बैठा है अभी। इस जगह पर अप्रत्यक्ष ज्वार आया ना, अगला अप्रत्यक्ष आने के लिए वापस से पूरा चक्कर काटना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि नादिर पर अगला प्रत्यक्ष ज्वार, नादिर पर अगर मैं प्रत्यक्ष ज्वार की बात करूं तो इसका मतलब आधा चक्कर काटना है या पूरा? आधा। पूरा चक्कर काटने में धरती को कितने मिनट लगते हैं? 24 घंटे। और आधा काटने में 12 घंटे। तो जब तक ये जगह यहां पर आएगी तब तक चंद्रमा थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, और इसको चंद्रमा के सामने आने में कितना मिनट लेट हो जाएगी? 26 मिनट। कितने मिनट? 26 मिनट। आधा टाइम लगेगा ना। पहले पूरा चक्कर काटकर आने में, इसके ठीक सामने आने में 52 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे थे, 52 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे थे। लेकिन अब अपन कह रहे हैं नादिर पर प्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा, तो कहेंगे 12 घंटे 26 मिनट बाद में। ये बात समझ में आई क्या? समझ में आया? मैं पूछ लूंगा, मैं निकलवाऊंगा, क्यों से निकलवाऊंगा, ये मैं कंफर्म कर रहा हूं। ठीक है, ये समझ में आ गया? अरे मतलब ऐसे संशय के कंफर्म आ गया ना? मतलब विद्या की कसम खिलवा दूं। ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत क्लिष्ट क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, इसलिए मैं वो कह रहा हूं कि एक एक स्टेप बाय स्टेप है वो समझना। नहीं समझ में आया मैं 5 बार बताने को तैयार हूं, लेकिन है वो समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखो जरा एक बार, अपन ने बात की थी कि है वो जो हिस्सा चंद्रमा के सामने होता है वो हिस्सा क्या कहलाता है? जेनिथ, है ना। और जो हिस्सा इस जेनिथ के ठीक पीछे होता है उसको क्या कहते हैं? नादिर। जेनिथ जगह पर जो ज्वार आता है, ये ज्वार आता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, और नादिर जगह पर जो ज्वार आता है वो पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की वजह से। ये अपन ने बात की थी। अगर जेनिथ पर, ध्यान से सुनना, अगर जेनिथ पर बल्ज की उत्पत्ति हुई, ज्वारीय बल्ज उत्पन्न हुआ, तो उसको कह देंगे जेनिथ चंद्र बल्ज, क्योंकि किसकी वजह से उत्पन्न हुआ? चंद्रमा की वजह से। और अगर नादिर पर हुआ तो उसे कहा जाता है नादिर बल्ज। क्या कहते हैं? नादिर बल्ज। जेनिथ पर जो ज्वार आया वो प्रत्यक्ष ज्वार, और जो नादिर पर ज्वार आया वो अप्रत्यक्ष ज्वार। ये अपन हम बात कर चुके हैं ना। ठीक है, अब ध्यान से है वो सुनने लायक है वो एक बात है, और वो बात ये है कि जैसे चंद्रमा है, इस चंद्रमा की वजह से ए पर है वो ज्वार आया, इस ए जगह पर ज्वार आया और पानी का खिंचाव हुआ और पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमकर वापस यहीं पर आएगी। इसमें कितने घंटे लग जाएंगे? 24 घंटे। लेकिन तब तक चंद्रमा है वो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। जब आगे निकल जाएगा तो इस जगह को चंद्रमा के ठीक सामने आने में है वो टाइम लगेगा, और वो टाइम है वो कितने मिनट है? 52 मिनट का है वो समय लगेगा। कल अपन ने यही बात की थी, है ना। अब बड़े ध्यान से सुनना, किसी जगह पर एक ही दिन में 2 कर्मिक चंद्रबल्ज आए, चंद्रमा की वजह से आया इसलिए कहलाएगा चंद्रबल्ज। ठीक है, चंद्रमा की वजह से आएगा तो चंद्रबल्ज। अगर किसी जगह पर 2 कर्मिक चंद्रबल्ज आए, 2 कर्मिक चंद्रबल्ज आए, तो उसमें टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम 24 घंटे और 52 मिनट। पृथ्वी को घूमने में तो लगा है वो 24 घंटे, लेकिन यहां पर वापस चंद्रबल्ज आने में 52 मिनट और लगे, तो टोटल टाइम लगा 24 घंटे 52 मिनट।
इस अवधि को कहा जाता है चंद्र दिवस। क्या कहते हैं? चंद्र दिवस, ल्यूनर डे कहा जाता है। चंद्रमा के आधार पर एक दिन हुआ, इसलिए उसका नाम हो गया चंद्र दिवस हो गया। क्या नाम हो गया? चंद्र दिवस। इसका मतलब चंद्र दिवस है, ल्यूनर डे है, उसकी अवधि कितनी हो गई? 24 घंटे और 52 मिनट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि है वो चंद्र दिवस क्या है, तो बताएंगे किसी पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान को चंद्रमा के 2 बार सम्मुख आने में लगने वाला समय चंद्र दिवस कहलाता है। पृथ्वी पर कोई जगह है, उस जगह को चंद्रमा के सामने 2 बार आने में, पहली बार आया और उसके बाद में अगली बार आया, 2 बार आने में जितना टाइम लगा उसे क्या कहेंगे? चंद्र दिवस कहेंगे। ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। क्लियर है यहां तक? वापस बताऊं, यहां पर ए पर है वो चंद्रमा के सामने है वो जगह आई तो यहां पर है वो ज्वार आएगा। अब ये जगह वापस जब घूमकर आएगी तब तक चंद्रमा है थोड़ा सा आगे निकल गया, तो इस जगह को वापस चंद्रमा के सामने आने में 52 मिनट और लगेंगे। तो 2 बार आने में टोटल टाइम कितना लगा? 24 घंटे और 52 मिनट। इस अवधि को कहा जाता है चंद्र दिवस, ल्यूनर डे कहा जाता है। और ल्यूनर डे की अवधि कितनी? 24 घंटे और 52 मिनट। अब मेरे हिसाब से चंद्र दिवस समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो चंद्र दिवस दिन अपने पृथ्वी का जो दिन है उससे कितना एक्स्ट्रा हो गया? 52 मिनट हो गया। हालांकि अपने दिन एग्जैक्ट 24 घंटे का नहीं होता, 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड का होता है, लेकिन अपन मान के चलें कि लगभग 24 घंटे है, तो इसका मतलब चंद्र दिवस है वो 52 मिनट है वो एक्स्ट्रा हो गया। कितने मिनट एक्स्ट्रा? 52 मिनट। ये बात यहां तक है वो समझ में आ गई होगी। कंफर्म है? ठीक है, जहां नहीं समझ में आए मेरे से है वो पूछ लेना। अब इसमें और भी बहुत सी चीजें जुड़ती जाएंगी आगे। अगर यहां तक क्लियर है तो मेरे को है वो आगे बताओ, या वापस है वो कल वाले क्वेश्चन वापस करवाऊं? एक बार क्वेश्चन वापस करवाऊं? ठीक है, किस किस को करने हैं हैंड रेज करो एक बार। इसका मतलब जिसको नहीं करने वो तो बता ही देंगे। वापस बताऊं? चलो ठीक है। अब एक चीज है वो सोच, ये बहुत आसान है, इसको ये घूमती कैसे है वो सोचना है। ठीक है, किसका घूर्णन है और किसका परिक्रमण है? परिक्रमण का मतलब किसी के चारों ओर गति करना, घूर्णन का मतलब अपनी ही जगह पर घूमना। ठीक है, तो अपन ने बात की थी कि चंद्रमा का घूर्णन, चंद्रमा का घूर्णन अपनी ही जगह पर घूम रहा है, उसका है वो ज्वार पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। अच्छा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, उस परिक्रमण का असर ज्वार पर पड़ता है नहीं पड़ता? इसका मतलब पृथ्वी का तो घूर्णन प्रभावित करेगा और चंद्रमा का परिक्रमण प्रभावित करेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। चंद्रमा एक चक्कर अपना है वो 27.5 दिन में लगभग काट देता है। कितने दिन में? 27.5 दिन में। और इसे सिनोडिक मंथ कहा जाता है। ठीक है, या एक तरह से है वो चंद्रमा का महीना हो गया, एक तरह से ये सिनोडिक मंथ है वो कहा जाता है। तो लगभग 28 दिन में एक पूरा चक्कर ये काट लेता है। 28 दिन में काटता है, इसका मतलब 7 दिन में है वो यहां तक पहुंचेगा, 14 दिन में यहां तक, और इसके बाद में 21 दिन में यहां तक, और 28 दिन में यहां तक। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब अगर मान लो अगर पृथ्वी की घूर्णन की गति को, ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन की गति को आधा कर दिया जाए, पृथ्वी की घूमने की स्पीड कर दी अपन ने आधी, ठीक है, तो इस ए जगह को वापस यहीं पर आने में पहले कितना टाइम लग रहा था? 24 घंटे। कितना लग रहा था? 24 घंटे। अगर घूर्णन की गति को आधा कर देंगे तो कितना लगेगा? 48 घंटे। स्पीड कम की है ना, 12 घंटे कैसे लगेंगे? 48 घंटे लगेंगे, क्योंकि घूमने की स्पीड आधी कर दी। ठीक है, अच्छा, ए जगह को वापस अपनी ही जगह पर आने में कितना टाइम लगेगा यदि पृथ्वी की घूर्णन की गति को डबल कर दिया जाए? ठीक है, ए जगह को अपनी ही जगह पर आने में कितना टाइम लगेगा यदि घूर्णन की गति को 1/4 कर दिया जाए? 1/4, 1/4, 1/4, चौथा हिस्सा कर दिया जाए। बताओ जरा, 1/4 आधा करने पर कितना टाइम लग रहा था? 24 का डबल 48,
और 1/4 स्पीड होगी तो 96, 96 घंटे। कितने घंटे? 96 घंटे। और स्पीड को अगर डबल कर दें तो 12 घंटे। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड घटेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। सीधी सी बात है, ठीक है। अगर पृथ्वी की घूर्णन की गति को डबल कर दिया जाए तो ए जगह पर अगला प्रत्यक्ष ज्वार, अप्रत्यक्ष नहीं पूछा, अगला प्रत्यक्ष ज्वार, प्रत्यक्ष ज्वार कब आएगा? जब ये जगह चंद्रमा के सामने होगी। अगला प्रत्यक्ष ज्वार टोटल कितने घंटे और कितने मिनट बाद आएगा? यदि 12 घंटे। ये किस किस को क्लियर है? किस किस को क्लियर है ये? ठीक है, कंफर्म है? ठीक है। अगर मान लो अपन ये कहें, बड़े ध्यान से समझना पहले, ए जगह पर अगला ज्वार, अगला प्रत्यक्ष नहीं का माने अगला ज्वार, तो ये जगह पर अगला ज्वार कब आएगा? जब ये जगह ठीक पीछे चली जाएगी तब भी आएगा, क्योंकि 2 बार आता ना, एक तो चंद्रमा के सामने वाली जगह और एक चंद्रमा के ठीक पीछे वाली जगह। तो इस जगह पर अगला ज्वार सामान्य गति में कितने घंटे और कितने मिनट बाद आएगा? 12 घंटे 26 मिनट। ऐसा कौन कौन मानते हैं? ऐसा कौन कौन मानते हैं? ठीक है, देखो इसी जगह को पूरा चक्कर काटने में 24 घंटे लग रहे थे और इसके सामने आने में 24 घंटे 52 मिनट, तो आधा चक्कर काटने में लगेंगे 12 घंटे और 26 मिनट। ये बात समझ में आ गई है ना? अब बड़े ध्यान से समझना, मैंने अगला ज्वार बोला, अगला प्रत्यक्ष नहीं बोला मैंने, है ना? अगर ए जगह पर ज्वार आया, ए जगह पर ज्वार आया और पृथ्वी की घूर्णन की गति को डबल कर दिया, पृथ्वी की घूर्णन की गति को डबल कर दिया, तो इस ए जगह पर अगला प्रत्यक्ष ज्वार कितने मिनट की देरी से आएगा? कितने मिनट की देरी 26 मिनट की देरी से। टीचर ग्रेड 2 एसएसटी के पेपर में पूछा हुआ है, यदि पृथ्वी की घूर्णन की गति को डबल कर दिया जाए, पृथ्वी की घूर्णन की गति को डबल कर दिया जाए, तो अगला प्रत्यक्ष ज्वार, जब अगला प्रत्यक्ष लिख दे इसका मतलब सीधा प्रत्यक्ष ही बताना है, पीछे जो आएगा वो कौन सा है? अप्रत्यक्ष। अपन ने लिखा था कल, नादिर जगह पर जो आता है वो अप्रत्यक्ष और जेनिथ पर जो आए वो प्रत्यक्ष। ठीक है, अच्छा ए पर जो अगला ज्वार आएगा, अगला प्रत्यक्ष नहीं बोला मैंने, अगला ज्वार आएगा तो वो प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। अच्छा, अप्रत्यक्ष ज्वार चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से या पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की वजह से? पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल की वजह से। ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमा की परिक्रमण गति को, चंद्रमा की परिक्रमण गति को आधा कर दिया जाए, चंद्रमा की परिक्रमण गति धरती के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसकी गति को आधा कर दिया, स्पीड घटा दी, तो ए जगह पर अगला प्रत्यक्ष ज्वार कितने घंटे और कितने मिनट बाद है वो आएगा? घंटे कितने लगेंगे? 24 घंटे। कितने लगेंगे? 24 घंटे लगेंगे, क्योंकि एक जगह को वापस घूमकर यहां पर आना है। और आगे मिनट कितनी लगेंगे? चंद्रमा की परिक्रमण गति को आधा किया ना, स्पीड घटाई है। पच्चीस घंटे 44 मिनट कैसे लगेंगी? ये यहां तक पहुंचनी चाहिए थी सामान्य स्पीड में। एक बार कॉमन सेंस देखना जरा, ये यहां पर चंद्रमा पहुंचना चाहिए था। मैं कह रहा हूं चंद्रमा की स्पीड कम हो गई तो ये पीछे ही रह जाएगा ना, पीछे रह जाएगा। और पीछे जब स्पीड आधी रह गई तो पीछे नहीं रहेगा, जबरदस्ती भगाने में तुले हुए हो और आगे कहां ले जाओगे? स्पीड कम हो गई, स्पीड कम होगी तो ये है वो कितना टाइम लगेगा? बीच में रह जाएगा 26 मिनट। कॉमन सेंस उसको डेवलप करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? ये समझ में आ गया? अगर स्पीड आधी कर दी तो कंफर्म है? हाँ? ठीक है, बताना जरा। अब बताना जरा, यदि पृथ्वी की घूर्णन की गति को, यदि पृथ्वी की घूर्णन की गति को
आधा कर दिया जाए, पृथ्वी की घूर्णन की गति को आधा कर दिया जाए, तो ए जगह पर ध्यान से सुना करो हमेशा, ए जगह पर अगला ज्वार कितने घंटे कितने मिनट बाद आएगा? पृथ्वी की गति को आधा कर दिया, पृथ्वी की गति को सबसे पहले तो सामान्य स्थिति में अगला ज्वार कब आएगा? गति को कर दिया आधा, तो आधा चक्कर काटने में पहले लग रहे थे 12 घंटे, अब कितना लगेंगे? 24 घंटे। पहले देरी हो रही थी पीछे आने में 26 मिनट की, अब देरी होगी डबल 52 मिनट की, तो 24 घंटे। और चीजों को सिंपल करना है, इतना गणित में मत फंसा करो, ठीक है। हालांकि आपके सीधी लाइन आएगी, अगला प्रत्यक्ष ज्वार अगला अप्रत्यक्ष ज्वार, ये आ जाए 52 मिनट कर देना है, ठीक है। अगला ज्वार पूछ ले तो 52 मिनट, अगर है वो सीधा क्वेश्चन पूछे तो, ठीक है। तो मैं बता दूंगा, अगला प्रत्यक्ष अगला अप्रत्यक्ष 52 मिनट, ठीक है, 52 मिनट की देरी से। अगला ज्वार 26 मिनट की देरी से। ये 2 लाइनें याद करनी है, ठीक है। ये ऐसा बनते हैं क्वेश्चन, कई बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये नेट में बनते हैं, आप लोगों के भविष्य में नहीं आते। कई सोच रहे हैं बढ़िया है, नहीं बने वही ठीक है ना। कॉमन सेंस है, एक सामान्यतः है वो। देखो मैंने आपसे ही तो आंसर निकलवाया है ना, तो जब मैं निकलवा रहा हूं तब निकाल पा रहे हो, तो खुद भी थोड़ा सा प्रयास करके निकाल ही सकते हो। इसका मतलब ज्यादा टफ नहीं है, आप मान ले रहे हो। सामान्य कर दो कि सामान्य स्थिति कैसी रहती है और अब चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, सोचना ही तो है। पहले घूमकर आने में है वो 12 घंटे 26 मिनट लग रहे थे, स्पीड को आधा कर दिया, अब डबल टाइम लगेगा। स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, ठीक है। अगली बार देखना जरा, अब की बार आपके कॉमन सेंस का है वो परीक्षा है, ये मान लो। मतलब फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हो और कॉमन सेंस नहीं है, ये मतलब वो देखो तो इन वाली बात हो जाएगी। चंद्रमा की घूर्णन गति को डबल कर दिया, चंद्रमा की घूर्णन की गति को अब की बार पकड़ में आ गया, यानी घूर्णन गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब कॉमन सेंस तो है आप में, है, काम में नहीं ले रहे। चलो ठीक है। वैसे जनरली ये 2 लाइनें आपके काम की हैं, अगला प्रत्यक्ष अगला अप्रत्यक्ष 52 मिनट, ये सीधा पूछा जाता है। अगला प्रत्यक्ष ज्वार कितने मिनट की देरी से आएगा? 52 मिनट की देरी से। अगला अप्रत्यक्ष 52 मिनट की देरी से। अगला ज्वार 26 मिनट की देरी से। अगले ज्वार का मतलब ए पीछे कब आएगा, नादिर वाली जगह पर कब आएगा? 26 मिनट की देरी से। अब जनरली ये घूमने की स्पीड है ना, ये ध्यान रखना, पृथ्वी का तो घूर्णन का असर पड़ता है और चंद्रमा के परिक्रमण का असर पड़ता है। बाकी जो बातें दे रखी हैं वो सारी की सारी बकवास दे रखी हैं, इसका मतलब, ठीक है। वो क्या करेगा टीचर, क्या करेगा टीचर? देगा पृथ्वी और चंद्रमा दोनों का घूर्णन की गति डबल कर दी जाए। अब दोनों घुमाने में हो गड़बड़ हो जाएगी, तो अपने को तो सिर्फ पृथ्वी का घूर्णन डबल किया, उसका असर देखना पड़ेगा। घूर्णन की गति डबल हो जाएगी तो अगला प्रत्यक्ष ज्वार पहले आ रहा था कितने मिनट की देरी से? 52 मिनट। तो अगर घूर्णन डबल हो गया 26 मिनट, ठीक है। अच्छा, अगर आज पूछ ले कि घूर्णन की गति आधी हो गई तो टाइम इसका मतलब ज्यादा लगेगा, तो अगला प्रत्यक्ष ज्वार कितने मिनट बाद? 104 मिनट बाद, ठीक है। अच्छा, घूर्णन की गति को डबल कर दें तो अगला ज्वार, प्रत्यक्ष नहीं बोला मैंने, अगला ज्वार कितने मिनट की देरी से आएगा? घूर्णन की गति को डबल कर दिया, गति डबल कर दी, तो टाइम कम लगेगा या ज्यादा? कम। पहले कितना मिनट देरी से आ रहा था पीछे आने में? 26 और 26 का आधा 13, ठीक है। अब एक और चलो, घूर्णन की गति को यदि डबल कर दें तो ए पर अगला प्रत्यक्ष ज्वार, ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? कम टाइम। स्पीड अपन ने डबल कर दी तो 52 की जगह कितना लगेगा? 26 मिनट। अच्छा, स्पीड आधी कर दी, स्पीड कम कर देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो अगला प्रत्यक्ष ज्वार 104 मिनट। ये क्लियर है, कंफर्म है, ठीक है। चंद्रमा की परिक्रमण गति, अगर चंद्रमा की दोनों की गति नहीं चेंज करेगा, गति एक की चेंज करेगा। अगर इसकी गति चेंज करे, अगर बढ़ाए तो टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि ये आगे निकल जाएगा,
और गति को धीमी करे तो यहां पर है वो जल्दी इसके सामने आ जाएगा। आपको सबसे पहले डायग्राम ही बनाना है, ठीक है। अगर डायग्राम नहीं बनाया तो मैं बता रहा हूं घूमेगी नहीं, न धरती घूमने वाली न आपसे न चंद्रमा घूमने वाला। तो सबसे पहले जाते ही अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो वो एक बार डायग्राम बना लेना। वैसे मैं 2 लाइनें लिखाऊंगा तो मोटा मोटा काम हो जाएगा उससे आपका। तो ध्यान रखना है, अगर चंद्रमा की परिक्रमण गति को बढ़ा दिया तो टाइम और ज्यादा लगेगा, और अगर परिक्रमण गति को वो घटा दिया तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो ये स्थिति है वो रहेगी। सिंपल सोचना है कि चंद्रमा आगे निकलेगा या वहीं पर रहेगा। ये सामान्य स्पीड में यहाँ पर स्पीड को बढ़ाओ जरा तो यहाँ पर पहुंच जाएगा, स्पीड को घटा दो पीछे रह जाएगा, ठीक है। सिंपल है वो चीजें सोचनी है। इतना अगर ऐसे कैलकुलेशन करने लगे ना तो कैलकुलेशन में नहीं बैठेगा। बिल्कुल साधारण भाषा में कि आपके घर से हो आपको आने में आधा घंटा लगता है, डबल स्पीड से आए तो टाइम 15 मिनट लगेगा। अच्छा अभी इसमें कैलकुलेशन किया क्या आपने? लिखा पहले 30 मिनट इस स्पीड से, पहले स्पीड लिखी हो नहीं। अच्छा अगर आधी स्पीड से आओ तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। पहले 30 मिनट लग रहे थे, अब 1 घंटा। बस ऐसे ही करना है, ठीक है। 2 किलो आलू 2 किलो प्याज, टोटल कितने किलो हो गए? 4 किलो। आधा किलो आलू आधा किलो प्याज आपने किया 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम लिया, 2 एकम 2, 1 का 1, 1 प्लस 1 2/2, दोनों को भाग दिया 1/1, लास्ट में 1। ऐसे किया क्या आपने? नहीं। तो कई बार क्या है, थोड़ा सा कॉमन सेंस काम में ले लेना चाहिए। लेकिन डायग्राम बनाकर अब इसमें से थोड़ा सा अपन चेंज कर देते हैं ना। हाँ अगला प्रत्यक्ष इसका मतलब पूछना चाह रहा है कि पहला प्रत्यक्ष है और अब अगला प्रत्यक्ष कब आएगा। केवल ज्वार का मतलब अगला ज्वार का मतलब अगर जेनिथ है तो नादिर और नादिर है तो जेनिथ, सीधी सी बात है, ठीक है। एक चीज और है वो इसमें करके देखते हैं, और वो ये है कि इसमें कुछ और कंडीशंस होती हैं। अपने बात की थी ना कि यहां पर एक तो पहला क्वार्टर है और एक दूसरा क्वार्टर और एक तीसरा क्वार्टर। अपन ने यहाँ कुछ क्वार्टर हैं उसके नाम लिखे थे, है ना। मैं एक बार के लिए मिटा देता हूं और इसको थोड़ा सा कर देते हैं छोटा। बाटे का भी करेंगे, बाटा नहीं पूछा जाता वैसे, बता देंगे, बाटा भी लाएंगे। देखो प्रथम चतुर्थांश है, ये फर्स्ट क्वार्टर है, और ये सेकंड क्वार्टर, तो इसको क्या कहेंगे? द्वितीय, सेकंड क्वार्टर, द्वितीय चतुर्थांश। और ये है तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वार्टर, तृतीय चतुर्थांश। अच्छा नया चांद अमावस्या के बाद का या पूर्णमासी के बाद का? अमावस्या के बाद का। तो नया चांद कौन सा हुआ? अमावस्या के बाद वाला। इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर वाला या थर्ड क्वार्टर वाला? फर्स्ट क्वार्टर वाला, है ना। तो यहां पर अपन एक और है वो देखो चांद की स्थिति और बना देते हैं अपन यहां पर, और इस चांद को है वो कहेंगे, ठीक है। ये नया नया चांद निकला है ना अभी, तो अभी देखते हैं इसकी स्थिति। अपने को छोटा सा दिखेगा, धरती से देखेंगे तो छोटा सा दिखेगा, तो अपने को दिखेगा छोटा सा, इतना सा। ये फर्स्ट है वो क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर का आधा हिस्सा, और उसके बाद में ये वाला हिस्सा तो डार्क रहेगा। अरे इधर वाला होता, उल्टा बना दिया, इधर वाला हिस्सा हो रहेगा। थोड़ा सा इसको हो अपन लाइट दे देते हैं इधर से। ये नया नया चांद दिखा है, धरती से इतना ही दिखेगा अपने को इधर से, और नया चांद है, इसको कहा जाता है वैक्सिंग क्रीसेंट। क्या कहा जाता है? वैक्सिंग क्रीसेंट कहा जाता है। वैक्सिंग का मतलब होता है वर्धमान, वर्धमान का मतलब बढ़ता हुआ। नवचंद्र, क्रीसेंट का मतलब नवचंद्र, नया चांद। अमावस्या के बाद का चांद नया चांद, और नया चांद बढ़ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा, एकम, दूज, तृतीया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए चांद के लिए है वो क्या कहा जाता है? वर्धमान नवचंद्र। ये शब्द नहीं आएगा, ये अंग्रेजी वाला ही आएगा, ठीक है। वैक्सिंग क्रीसेंट, क्रीसेंट का मतलब नया चांद, क्रीसेंट का मतलब नया चांद, ठीक है।
तो CRESCENT, वैक्सिंग का मतलब बढ़ना, वैक्सिंग का मतलब बढ़ना, ठीक है। तो ये तो हो गया वैक्सिंग। अच्छा, इधर ये जो धीरे धीरे पूर्णमासी के बाद में अमावस्या आई होगी तो इधर घटा होगा, इधर घटा होगा, लास्ट में पूरा अंधेरा हो गया। इसका मतलब ये है यहां पर जो आएगा वो है वेनिंग क्रीसेंट। क्या है? वेनिंग क्रीसेंट। वेनिंग का मतलब घटता हुआ, घटता हुआ नवचंद्र, घटता हुआ नवचंद्र, घटता हुआ नवचंद्र। अब घटता हुआ नवचंद्र होगा तो यहां पर अपन मान के चलें कि यहां पर है वो चांद होगा, और इधर वाला आधा हिस्सा है वो अपन कर देते हैं डार्क, ये है वो डार्क रहेगा, थोड़ा सा है वो चांद दिखेगा, जितना इधर दिख रहा है इतना ही चांद इधर दिखेगा, थोड़ा सा अपने को धरती से दिखेगा, लेकिन दोनों में अंतर है, ये कम होता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देखो यहां से ये पूरा का पूरा डार्क हो गया, तो ये हो गया वेनिंग क्रीसेंट, घटता हुआ नवचंद्र, नया चांद घट रहा है यहां पर, और अमावस्या आ गई और इधर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इधर जाएंगे तो क्या कंडीशन रहेगी? इधर जाएंगे तो ये अपने को पता है कि यहां पर ये वाला हिस्सा है, इधर वाला, ये पीछे वाला हिस्सा है, ये तो रहेगा डार्क, और धरती से अपने को थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, अब धरती से ज्यादा दिखेगा, तो ज्यादा दिखेगा तो है वो ये पूरा का पूरा हिस्सा अपने को लाइट के रूप में दिखना शुरू हो जाएगा, और आगे जाके पूर्णमासी के समय पूरा का पूरा दिख जाएगा, ठीक है। अब अपने को धरती पर दिखेगा तो ऐसे आदमी लग रहा है, जैसे इधर से देखें तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है, जो अंधेरा वाला हिस्सा, ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई कुबड़ा आदमी है, इसको कहा जाता है कुबड़ा। क्या कहा जाता है? कुबड़ा। और कुबड़ा के लिए शब्द है गिबस। क्या नाम है? गिबस। ये नाम आएंगे आपके। और ये कुबड़ा है, ये बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, तो इसको नाम दे दिया वैक्सिंग गिबस। क्या नाम दे दिया? वैक्सिंग गिबस, या इसी को कहते हैं वर्धमान कुबड़ा। क्या नाम है? वर्धमान कुबड़ा, ठीक है। ये ध्यान रखना, मावस के बाद का चांद नया चांद, तो नया चांद ये बढ़ रहा है, तो ये दो तो आएंगे वर्धमान बढ़ने वाले, वैक्सिंग बढ़ने वाले, है ना। और आगे पूर्णमासी के बाद में घटना शुरू हो गया, तो घटना शुरू हो गया तो दोनों आएंगे वेनिंग, घटता हुआ, और इधर भी क्या आएगा? घटता हुआ, ठीक है, वेनिंग आएगा। तो इधर जो चंद्रमा की स्थिति होगी, वो चंद्रमा की स्थिति है वो कैसी होगी वो देख लेते हैं। इधर यहां पर रहेगा, पीछे रहेगा अंधेरा, और सप्तमी के बाद से पहले की कंडीशन दिखा रहे हैं, तो अपने को थोड़ा सा है वो ज्यादा दिखेगा, ये धरती से इतना है वो दिख जाएगा, और पीछे रहेगा इसके अंधेरा, ठीक है। तो पीछे का जो अंधेरे वाला हिस्सा कम दिख रहा है, जो कुबड़ जैसा लग रहा है, वो कम हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे वेनिंग गिबस। क्या कहेंगे? वेनिंग गिबस है वो कहेंगे। और वेनिंग गिबस है, इसको कहेंगे घटता हुआ कुबड़ा। असोमत ये याद कर लो, वरना वहां पर कुबड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से है वो देखो, थोड़े थोड़े नाम याद करेंगे। अमावस्या है, अमावस्या के बाद का नाम नया चांद है वो शुरू हो जाएगा। नया चांद आया तो अपन ने कह दिया नवचंद्र। नवचंद्र को कहा जाता है क्रीसेंट। क्या कहा जाता है? क्रीसेंट। ये स्पेलिंग में नहीं देंगे, लेकिन ऐसा कैसे नाम आएगा, और ये पिछले एसएसटी के पेपर में पूछा गया था, ये नाम दिए गए थे, ये नाम दिए गए थे, ठीक है। क्रीसेंट नाम दिया, वैक्सिंग क्रीसेंट, वेनिंग क्रीसेंट, वेनिंग गिबस, ठीक है, वैक्सिंग है गिबस, ये नाम है दिए गए थे। तो इधर से है बढ़ना शुरू हुआ, तो बढ़ना हुआ तो वर्धमान हो गया, और वर्धमान के लिए शब्द क्या है? वैक्सिंग। तो वैक्सिंग क्रीसेंट। उसके बाद में आई सप्तमी या अष्टमी, कौन से पक्ष की? शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की सप्तमी या फिर अष्टमी, दोनों स्थितियां, सप्तमी व अष्टमी, ये ध्यान रखना, इनके नाम है वो याद रखना। फिर यहां पर आया वर्धमान कुबड़ा। पीछे का हिस्सा अगर अपने को कम दिखाई दे रहा है तो कुबड़ जैसा लगेगा, ठीक है। पहले होता था ना, हम्प वो पीछे निकल जाती थी, कुबड़ निकल जाती थी फ्लोराइड वाले इलाके में, तो वैसे ही यहां पर ये इलाका आया वैक्सिंग गिबस। ये दोनों के दोनों वैक्सिंग, वैक्सिंग का मतलब बढ़ना,
वैक्सिंग का मतलब बढ़ना, तो वैक्सिंग क्रिसेंट और वैक्सिंग गिबस। अब ज्यादा चांद का इलाका है वो अपने को यहाँ पर दिख गया, अब वो अपने को धीरे धीरे घटना शुरू हुआ, इसलिए इसको कहते हैं वेनिंग गिबस। कौन सा गिबस? वेनिंग गिबस। अच्छा, तृतीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश को तो क्या कह दिया? पूर्णमासी, ये तो द्वितीय चतुर्थांश को कह दिया। और तृतीय चतुर्थांश को क्या कहेंगे? कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी। ठीक है, तो मैं इधर वो लिख देता हूं, कृष्ण पक्ष की सप्तमी व अष्टमी। ये चंद्रमा की अलग अलग अवस्थाएं हैं, चंद्रमा की अलग अलग अवस्थाएं देख लिया होगा, और मैं मान के चलता हूं कि ये याद हो गई होंगी आपके, तो अभी आप बताने की कंडीशन में हो। बताओ जरा, अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य और उसके जस्ट बाद में चंद्रमा और उसके जस्ट बाद में पृथ्वी, ये तीनों एक सीधी रेखा में इस तरह से हैं, सबसे पहले सूर्य है, उसके आगे चंद्रमा है और चंद्रमा के आगे पृथ्वी है, तो ये स्थिति है पूर्णमासी की है या अमावस्या की? अमावस्या की। कौन सी? अमावस्या की। ठीक है, अमावस्या की स्थिति है, और अगर अमावस्या के ठीक बाद का चांद है वो कौन सा चांद? नया चांद या पुराना? पुराना तो खत्म हो गया, नया चांद। नए चांद को क्या कहते हैं? नवचंद्र। क्या बोलते हैं? नवचंद्र। नवचंद्र को अंग्रेजी में कहते हैं क्रिसेंट। क्या बोलते हैं? क्रिसेंट। अब क्रिसेंट बढ़ रहा है, नया चांद बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ता बढ़ता ही तो पूर्णमासी तक जाएगा, इसका मतलब बढ़ रहा है, तो वैक्सिंग या वेनिंग? वैक्सिंग क्रिसेंट। क्या नाम हुआ? वर्धमान नवचंद्र। बोल के बताओ, वर्धमान नवचंद्र। इसके बाद में यहां वाली स्थिति कौन सा चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब चौथाई, क्वार्टर का मतलब चौथाई, पहला चतुर्थांश, चौथा हिस्सा, पहला चौथा हिस्सा। तो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष? सप्तमी और अष्टमी। इसके बाद में यहां पर वैक्सिंग गिबस। गिबस का मतलब? और वैक्सिंग का मतलब? बढ़ता हुआ, वर्धमान कुबड़ा। इसके बाद में यहां पर पूर्णमासी। अच्छा, पूर्णमासी है, ये कौन सा क्वार्टर? द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड क्वार्टर। अच्छा, पूर्णमासी या अमावस्या? पूर्णमासी। इसके बाद में अगला चांद वेनिंग गिबस। वेनिंग का मतलब घटता हुआ या बढ़ता हुआ? घटता हुआ। और उसके बाद में यहां पर कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी, कौन सा क्वार्टर? तीसरा क्वार्टर, तृतीय चतुर्थांश। और इसके बाद में यहां पर वेनिंग क्रिसेंट, घटता हुआ नवचंद्र। और उसके बाद में अमावस्या। जब अमावस्या होगी तो घटकर है वो पूरा का पूरा अंधेरा हो गया। तो अमावस्या से पहले घटता हुआ, अमावस्या के बाद में बढ़ता हुआ। ये बात समझ आ गई? पूर्णमासी है उससे पहले बढ़ रहा है, और पूर्णमासी के बाद में घटना शुरू हो गया, है ना? ये बात समझ आ गई? तो ऊपर वाले तो दोनों आते हैं वेनिंग, घटता हुआ, और नीचे वाले दोनों आते हैं वैक्सिंग। क्लियर है? ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब एक चीज सोच के देखो, अगर आपको दो कंडीशन दे दी जाए, दो कंडीशन कौन कौन सी हैं? दो कंडीशन, एक तो सूर्य है, एक यहां पर चंद्रमा है, और एक यहां पर पृथ्वी है। एक कंडीशन तो ये है ना? एक कंडीशन है यहां पर सूर्य है, यहां पर पृथ्वी है, और यहां पर चंद्रमा है ना? तो चंद्रमा इधर से खींचेगा और सूर्य इधर से खींचेगा, ये दूसरी कंडीशन। और ये सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही तरफ से है वो खींच रहे हैं। कौन से में ज्वार ज्यादा ऊंचा आएगा? पहले वाली कंडीशन में ज्वार ज्यादा ऊंचा आएगा। जो ज्यादा ऊंचा ज्वार होता है उसको कहा जाता है दीर्घ ज्वार। क्या कहते हैं? दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार को ही कहते हैं पूर्ण ज्वार। असली ज्वार वही है, इसलिए पूर्ण ज्वार। पूर्ण ज्वार को ही कहते हैं वृत्त ज्वार। क्या कहते हैं? वृत्त ज्वार। वृत्त ज्वार है, इसी को कहा जाता है हाई टाइड। क्या कहा जाता है? हाई टाइड। इसी को कहा जाता है स्प्रिंग टाइड। क्या कहा जाता है? स्प्रिंग टाइड। तो दीर्घ ज्वार ज्यादा ऊंचा आया, ठीक है। पूर्ण ज्वार ऊंचा ज्वार है, वृत्त ज्वार, हाई टाइड और स्प्रिंग टाइड। इस समय
सूर्य भी अपनी तरफ खींच रहा है और चंद्रमा भी अपनी तरफ खींच रहा है। ज्वार किस तरफ आएगा, चंद्रमा की तरफ या सूर्य की तरफ? चंद्रमा की तरफ। कौन कौन मानता है चंद्रमा की तरफ? क्या बात है, चंद्रमा की तरफ ही आएगा, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर ज्यादा लगता है, 2.17 गुना। ये नेट के एग्जाम में पूछा हुआ है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वार उत्पादक बल, सूर्य के ज्वार उत्पादक बल की तुलना में कितने गुना ज्यादा लगता है? 2.17। तो ज्वार किस तरफ आएगा? चंद्रमा की तरफ, लेकिन कम ऊंचा आएगा, क्योंकि सूर्य इधर से पकड़ के खींच रहा है। अपन बाहर निकल रहे थे तो एक दोस्त तो आगे से पकड़ के खींच रहा है, एक पीछे से खींच रहा है। आगे वाला ज्यादा जोर लगा रहा है तो जाएंगे तो आगे, लेकिन धीरे जाएंगे, और लेकिन पीछे वाला भी धक्का दे देता तो ठीक चले जाते। तो इसका मतलब इस समय जो ज्वार आएगा वो कम ऊंचा होगा, इसलिए कहेंगे लघु ज्वार। क्या कहेंगे? लघु ज्वार। लघु ज्वार को ही कहते हैं नीप टाइड। क्या कहते हैं? नीप टाइड। देखो एक नाम अपने पहले किया था, वो था निम्न ज्वार, लो टाइड। वो किसको कहते हैं? भाटे को। बहुत बढ़िया, शाबाश। किसको कहते हैं? भाटा को। भाटा को कहते हैं निम्न ज्वार। और लघु ज्वार है वो कहते हैं जब ज्वार की ऊंचाई कम हो। अब बड़े ध्यान से सुनना, दीर्घ ज्वार सामान्यतः जो ज्वार आता है उससे 20% ऊंचा होता है, और लघु ज्वार जो सामान्यतः ज्वार आता है उससे 20% नीचा होता है। तो सामान्यतः जो ऊंचाई रहेगी उससे 20% ज्यादा ऊंचाई है, इसका मतलब दीर्घ ज्वार, हाई टाइड या स्प्रिंग टाइड। और सामान्य ज्वार से 20% नीचे है, इसका मतलब लघु ज्वार। लघु ज्वार है वो आएगा कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को। अच्छा, यहां पर भी अगर चंद्रमा होता तो भी कंडीशन सेम ही होती ना, तभी लघु ज्वार आता। इस कंडीशन को जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच समकोण का निर्माण हो, 90 डिग्री के कोण का निर्माण हो, तब इसे कहते हैं समकोणिक स्थिति। क्या कहते हैं? समकोणिक स्थिति, या इसी को कहा जाता है क्वाड्रेचर। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेचर कहा जाता है। ठीक है, तो समकोणिक स्थिति कितनी बार बन सकती है? 2 बार। एक तो शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को, एक कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को। कौन से क्वार्टर में? पहले, तीसरा या दूसरा? पहला और तीसरा। ठीक है। अच्छा, अगर पहले क्वार्टर की बात करें, पहले क्वार्टर में, पहले क्वार्टर की कंडीशन है लघु ज्वार आएगा या दीर्घ ज्वार? दूसरे क्वार्टर में कौन सा आएगा? दीर्घ ज्वार। ये दोनों, अगर ये तीनों एक ही लाइन में है, चाहे यहां पर है वो चंद्रमा हो, चाहे बीच में पृथ्वी आ जाए और इधर चंद्रमा हो, तब भी दीर्घ ज्वार आता है, क्योंकि ये इधर से खींचता है और ये इधर से खींचता है। गुब्बारे को पकड़ के दोनों तरफ से खींचेंगे, ज्यादा लंबा होगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में है वो दीर्घ ज्वार आएगा। तो अब इसको है वो वापस से अपन है वो देख रहे हैं कि दीर्घ ज्वार कब कब आ सकता है। एक तो इसका नाम लिखते हैं कि एक तो ये दीर्घ ज्वार है। दीर्घ ज्वार के अलावा इसी का एक और नाम क्या था? पूर्ण ज्वार। और पूर्ण ज्वार के अलावा वृत्त ज्वार, और वृत्त ज्वार के अलावा एक इसका नाम था हाई टाइड। ठीक है, और एक स्प्रिंग टाइड। मेरे को लगता है आपकी अंग्रेजी मेरे से भी ज्यादा अच्छी हो गई। ठीक है, ये कब कब आ सकता है? ये 2 कंडीशन में है वो आ सकता है। एक तो कब आ सकता है? पूर्णमासी की स्थिति में। कब आ सकता है? पूर्णमासी की स्थिति में आ सकता है, और एक अमावस्या को। तो कौन कौन सी कंडीशन होंगी? देखो, एक तो अपन है वो मान लेते हैं ये सूर्य है, और यहां पर ये चंद्रमा है, और यहां पर ये पृथ्वी है। हालांकि आकार अपन ने फिर भी ठीक ठाक ही लिया है सारों का। तो ये वाली कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है? अमावस्या या पूर्णमासी? ये कंडीशन है अमावस्या। अमावस्या को न्यू मून कहा जाता है। अमावस्या को क्या कहा जाता है? न्यू मून। ठीक है, नया नया चांद निकलेगा ना, इसलिए न्यू मून। ठीक है, न्यू मून, अमावस्या। और अमावस्या की कंडीशन है इसमें, अब बड़े ध्यान से सुनना, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों
पृथ्वी के एक ओर हो जाते हैं तब इस स्थिति को युति की स्थिति कहा जाता है। तब इसे क्या कहते हैं? युति की स्थिति, हिंदी का नाम है ये। ठीक है, दोनों का बल, ज्वार उत्पादक बल, दोनों का फोर्स जुड़ गया आपस में, जुड़ने को कहा जाता है कंजंक्शन। क्या कहा जाता है? कंजंक्शन कहा जाता है। ठीक है, अपन जंक्शन बोलते हैं ना, जंक्शन, रेलवे का जंक्शन, तो कई रास्ते वहां पर आकर जुड़ जाते हैं, इसलिए क्या हो गया? जंक्शन। ठीक है, और इसका नाम क्या है? कंजंक्शन। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तब इस स्थिति को कहते हैं युति की स्थिति। युति की स्थिति होती कब है? अमावस्या या न्यू मून को होती है। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि एकदम सीध में आ जाए, इनके बीच में कोण होता है थोड़ा सा, एकदम सीध में नहीं होते ये, तो एकदम सीध में आ जाए तो क्या होगा? ये जो सूरज है, इस सूरज पर चंद्रमा है, ये बीच में आ जाएगा तो सूरज पूरा नहीं दिखेगा, तो सूरज है वो कटा हुआ दिखेगा, तो ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण। तो अमावस्या की स्थिति है, यानी इसी स्थिति में सूर्य ग्रहण हो सकता है। कौन सा ग्रहण हो सकता है? सूर्य ग्रहण। जिस पर छाया पड़े वो ग्रहण, इक्लिप्स वो कहा जाता है। तो सोलर इक्लिप्स हो सकता है, कब होगा? अमावस्या को ही होगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो कि सूर्य है वो इधर है, बीच में आ गई पृथ्वी, और चंद्रमा है वो आगे है, इधर है, तो इस स्थिति में भी दीर्घ ज्वार आएगा, लेकिन इसे कहेंगे वियुति। क्या कहेंगे? वियुति। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए कहेंगे ओपोजिशन। क्या कहेंगे? ओपोजिशन है वो कहेंगे। ठीक है, तो एक तो हो गया युति और एक हो गया वियुति। वियुति की कंडीशन है ये कब आएगी? अमावस्या को या पूर्णमासी को? पूर्णमासी को। और पूर्णमासी को कहा जाता है फुल मून। लाइट फुल है एकदम, इसलिए क्या कह दिया? फुल मून है वो कह दिया। अपोजिट तो होगी, लेकिन दोनों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम कर रहा है, तो गुब्बारे को पकड़ के खींच रहे थे। पहले इस कंडीशन में है वो अपन कह रहे थे कि यहां पर भी है वो हाई टाइड आएगा। किसकी वजह से? इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स के काउंटर रिएक्शन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वजह से यहां पर हाई टाइड आया। इसको बैलेंस करने के लिए अपने को कोई पकड़ के खींचे, अपन आगे वाले पैर पर है वो ज्यादा बल लगाएंगे रोकने के लिए, और अगर ये नहीं हो तो गिरेंगे धड़ाम से। तो पृथ्वी ने क्या किया? बैलेंस करने के लिए, काउंटर करने के लिए, यहां पर है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हाई टाइड आएगा। और इसमें दोनों पकड़ के खींच ही रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट खींच रहे हैं, इसलिए कह दिया ओपोजिशन। इधर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स जुड़ गया, कंजंक्शन। ठीक है, ये कब स्थिति होगी? पूर्णमासी को। और पूर्णमासी को अगर तीनों एक ही सीध में इस तरह से आ जाएं कि एंगल बीच में बने ही नहीं, तो धरती की छाया है वो पड़ जाएगी किस पर? चंद्रमा पर। चंद्रमा अपनी लाइट से नहीं चमकता, किसकी लाइट से? सूर्य की लाइट से या पृथ्वी से परावर्तित प्रकाश से? लेकिन अगर धरती बीच में आ गई तो चंद्रमा कटावा दिखेगा। कटावा दिखेगा उसको क्या कह देंगे? चंद्र ग्रहण, ल्यूनर इक्लिप्स। अब बड़े ध्यान से सुनना, युति और वियुति इन दोनों को संयुक्त रूप से कहते हैं सीजीगी। क्या कहते हैं? सीजीगी। और स्पेलिंग भी बड़ी अच्छी है। याद नहीं रखनी अपने को, ये याद रखनी है। मतलब सीजगी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, कहीं सब्जी सीजगी बना दो। ठीक है, ये सीजीगी है। इसी को कहा जाता है युति और वियुति, दोनों को जोड़ दिया, इसलिए क्या हो गया? युति वियुति। तो युति वियुति है, इसके दो भाग हो गए, एक युति और दूसरा कौन सा? वियुति। इन दोनों ही कंडीशन में हाई टाइड आएगा, दीर्घ ज्वार आएगा। और ये दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से, कौन से ज्वार से? सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा होगा, 20% ऊंचा।
ठीक है, और 20% ऊंचा है, इसका मतलब सामान्य ज्वार से ज्यादा ऊंचा ज्वार आएगा, उच्च ज्वार आएगा। उच्च ज्वार सामान्य ज्वार से ऊंचा होगा और निम्न ज्वार सामान्य ज्वार से नीचा होगा। भाटे की गहराई ज्यादा और ज्वार की ऊंचाई ज्यादा। कैसे? अगर पानी है वो ज्यादा इधर गया तो बीच में से पानी दबेगा भी तो ज्यादा, तो भाटा और गहरा हो जाएगा। ठीक है, तो ज्वार अगर ज्यादा ऊंचा आता है, उच्च ज्वार, तो भाटे की गहराई भी ज्यादा हो जाएगी। ये बात समझ आई? ये कौन सा ज्वार? दीर्घ ज्वार। तो इसका मतलब दीर्घ ज्वार है वो पूर्णमासी को आएगा या अमावस्या को? दोनों को, पूर्णमासी को भी और अमावस्या को भी। अच्छा, सप्तमी और अष्टमी को भी आएगा क्या? नहीं आएगा। सप्तमी और अष्टमी को कौन सा आएगा? लघु ज्वार। और लघु ज्वार है, इसी को कहा जाता है नीप टाइड है, वो कहा जाता है। और नीप टाइड है वो आता है या तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी को या कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, या फिर हो सकता है शुक्ल पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। ये है वो पृथ्वी आ गई। तो चंद्रमा एक तो हो सकता है इधर और एक हो सकता है इधर। अगर ये कंडीशन है तब तो अपन है वो, ये कौन सी कंडीशन? अपन कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वार्टर। और प्रथम चतुर्थांश है, इसका मतलब शुक्ल पक्ष की अष्टमी और सप्तमी और अष्टमी। और अगर ये कंडीशन है तो ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। ये सबसे टफ क्वेश्चन में आता है कि कौन कौन से चतुर्थांश में लघु ज्वार आता है, पहला और तीसरा। ठीक है, और इस कंडीशन में ये कौन सा हो जाएगा? कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, लघु ज्वार है वो सामान्य ज्वार से, जो उच्च ज्वार आएगा, उच्च ज्वार आएगा वो सामान्य ज्वार से 20% नीचे होगा। ठीक है, ये हो गया लघु ज्वार। और इस कंडीशन को कहते हैं समकोणिक स्थिति। क्या कहते हैं? समकोणिक स्थिति। और समकोणिक स्थिति है, इसी को कहा जाता है क्वाड्रेचर। क्या कहते हैं? क्वाड्रेचर है वो कहते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार का ज्वार अपन ने कर लिया, एक दीर्घ ज्वार और एक लघु ज्वार। ठीक, किस पर? सूर्य का पड़ा तभी तो कम आया, सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है। चंद्रमा का ही पड़ रहा है, सूर्य का है वो कम कैसे हुआ? चंद्रमा की तरफ पानी ज्यादा खींचना चाहिए था, लेकिन सूर्य ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश में क्या हुआ, ये इतना खींच नहीं पाया, तो चंद्रमा वाला कम हो गया। आपको आगे पकड़ के कोई खींच रहा था ज्यादा जोर से, डबल ताकत से भी ज्यादा, और पीछे से कोई धीरे से खींच रहा था। जाओगे तो आगे, लेकिन धीरे जाओगे, यही असर होगा। इधर यहां पर ज्वार तो आएगा लेकिन कम ऊंचा आएगा। ठीक है, और इधर इधर ज्वार आ ही नहीं पाएगा क्योंकि ये ज्यादा खींच रहा है। आप आगे की तरफ गए क्योंकि आगे वाले ने ताकत ज्यादा लगाई थी। बात समझ आई? दुगने से भी ज्यादा। और दोनों का अनुपात अगर देखें तो चंद्रमा का जो अनुपात है वो अगर 11 है तो सूर्य का रहता है 5। ये दोनों का ज्वार उत्पादक बल है, उसका अनुपात है, डबल से ज्यादा हो गया ना, 2.17 गुना। तो खींचेगा पानी किस तरफ? चंद्रमा की तरफ। खींचना इसकी तरफ भी चाहिए था, लेकिन इसका बल बहुत ज्यादा है तो इसकी तरफ खींचेगा, लेकिन धीमे खींचेगा क्योंकि ये पीछे से पकड़ के ये भी तो खींच रहा है ना, इस वजह से ये दिक्कत है। फुल मून में खींच रहे हैं इसीलिए तो है वो यहां पर ऐसा होगा कि अगर फुल मून में खरीदा जैसे है वो आया, दोनों खींचे खींचे तो हो इधर भी था वो दीर्घ ज्वार और इधर भी दीर्घ ज्वार, दोनों तरफ है वो हाई टाइड आएगा। और इधर जो भाटा आएगा उसकी गहराई भी ज्यादा हो जाएगी। कौन सा? ये खींच रहा है पानी, इधर खींचेगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ है वो, इसके काउंटर रिएक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करना चाहिए, साथ में सूर्य भी खींच रहा है, बैलेंस हो गया ना एक दूसरे को। अब समझ में आ गया? तो इन दोनों ही कंडीशन में कैसा ज्वार आएगा? दीर्घ ज्वार। एक कंडीशन युति और एक वियुति। हाँ, अपने लास्ट में हो लिखा था, क्या लिखा था? चंद्रबल्ज और सौरबल्ज लिख लिया था ना। हाँ, बाटे की गहराई भी कम हो जाएगी। जितना पानी खींचेगा, अगर ज्वार में पानी खींचेगा तो भाटे में उतना पानी दबेगा, सीधी सी बात है। महासागरों का पानी तो वही है ना। ज्वार है वो
नहीं, उसका गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका असर रहेगा, लेकिन न के बराबर रहेगा। आ रही है, लेकिन चंद्रमा ज्यादा खींच रहा ना, तो जब बाठा आएगा तो बाठा कब आएगा? ज्वार के बाद में। जैसे चलो एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं आपसे। आपको पता है कि इसमें से पहली कंडीशन, पहला चतुर्थांश है, वहां पर कौन सा ज्वार आएगा? लघु ज्वार। और दीर्घ ज्वार आएगा ए में। सबसे ये जो अमावस्या है इस समय आएगा ना। दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बीच में कितने टाइम का अंतर होगा? सोच के जवाब देना। मैं कह रहा हूं दीर्घ ज्वार आया। दीर्घ कब आता है? अमावस्या को। और पूर्णमासी को? मैं कह रहा हूं अमावस्या को आया। अमावस्या को आया। एक बार अमावस्या वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जब लघु ज्वार आएगा तो कितना टाइम का अंतर होगा? 6 घंटे। कौन कौन मानता है 6 घंटे? 6 घंटे गलत है। 7 से 8 क्या? दिन बाद। दिन किसने बोला? दिन दिन। जब ये चंद्रमा इधर आएगा तब लघु ज्वार आएगा ना। तो चंद्रमा को यहां से आने में, यहां तक आने में, पूरा चक्कर काटने में 28 दिन लगते हैं, तो यहां से यहां आने में कितने दिन लगेंगे? 7 दिन लगेंगे। ठीक है। हर बार धरती को मत घुमाया करो, पहले देखा करो घुमाना किसको है। मैं कह रहा हूं कि दीर्घ ज्वार अमावस्या को आया तो चंद्रमा घूमेगा तब होगा ना, या यहां पर चंद्रमा पहुंचेगा, या जबरदस्ती पकड़ के पहुंचा दोगे उसको? चंद्रमा तो 7 दिन बाद में पहुंचेगा ना। 28 दिन का चक्कर है तो 7 दिन लगेंगे। इसका मतलब दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बीच की अवधि में अंतर कितना? 7 दिन। बात समझ आई? यूपी पीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। लगभग 7। इतना कर लोगे तो बहुत है। घंटे की जगह दिन पर भी पहुंच जाओगे ना, तो ये मतलब इसका मतलब उपलब्धि है आप लोगों की, है ना।